चलिए स्टार्ट करते हैं फुल केमिस्ट्री का प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज, आपको बताना है NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। टेट्रागोनल, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक। तो NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है क्यूबिक होती है, क्यूबिक टाइप की होती है। अब इसमें आपको याद रखना है जो क्यूबिक होता है वो 3 टाइप्स का हो सकता है। सिंपल क्यूबिक हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो सकता है। यदि आपको इनमें से कोई ऑप्शन दिया जाता है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है तो उसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक टाइप की होती है, फलक केंद्रित घनीय संरचना होती है। इसी तरह आपको याद रखना है सीजियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वो अंतः केंद्रित घनीय बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक प्रकार की होती है। ये 2 ऑप्शन और आपको याद रखना है, 2 क्वेश्चन और इसमें से नए बन रहे हैं। NaCl क्रिस्टल की संरचना फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की तरह होती है और सीजियम क्लोराइड की जो संरचना होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको बताना है एक कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है। एक कोटि मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई आपको बताना है। इसमें से आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी है सही। सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट सेकंड इनवर्स होती है। देखिए यदि आपको मान लिया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया है तो आपको याद करना है सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट यहाँ पर ये लिखी हुई है। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये, और जीरो ऑर्डर के लिए ये। और आपको ये कॉमन फार्मूला है सभी के लिए। आप यदि इस फार्मूले को याद कर लेते हो तो आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लिया यदि आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करना है तो उसमें आप इसमें जैसे यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स, इसमें n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा सेकंड इनवर्स। इसी तरह यदि आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट करते हो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तब आपका आंसर आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा मोल -2 लीटर 2 सेकंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 0 पुट करोगे और आंसर आ जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था ओनली फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट पूछा गया था, आपका आंसर हो गया था सेकंड इनवर्स। इसी तरह अगर आपसे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी अगर आप पूछा जाता है तो आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैलोमल इज। कैलोमल है, कैलोमल क्या होता है Hg2Cl2, Hg2Cl2 को कैलोमल कहते हैं। इसका केमिकल नेम जो होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमल का केमिकल नेम क्या होता है मर्क्यूरस क्लोराइड और इसका फॉर्मूला क्या होता है Hg2Cl2, ये आपको याद रखना है। इसी तरह यदि आपसे पूछा जाता है कोरोसिव सब्लिमेट क्या होता है तो आप बताओगे HgCl2 और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कैलोमल इज तो आंसर आपका क्या हो जाएगा Hg2Cl2। और इसी तरह आपसे क्या पूछा जा सकता है कोरोसिव सब्लिमेट पूछा जा सकता है, इसका केमिकल नेम पूछा जाएगा तो मर्क्यूरिक क्लोराइड बता दोगे, फॉर्मूला पूछा जाएगा तो Hg2Cl2 बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। विच हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको बताना है किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है क्लोरीन की होती है, क्लोरीन की। आपको याद रखना है यदि आपसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछी जाती है तो आपका आंसर क्या होगा क्लोरीन। और यदि इसी जगह अगर आपसे पूछा जाता मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर आपसे पूछी जाती तो आपका आंसर क्या हो जाता फ्लोरीन हो जाता। ये दोनों पॉइंट याद रखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर पूछी जाती है तो आंसर आएगा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 5, गैस मिक्स्ड इन ऑक्सीजन
विच इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन फॉर अस्थमा पेशेंट। मतलब अस्थमा पेशेंट के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ किस गैस के मिक्सचर को यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये आपको बताना है अस्थमा मरीज के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए जो अस्थमा पेशेंट होते हैं उनके लिए हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिक्सर का यूज किया जाता है। हीलियम एंड ऑक्सीजन इन दोनों गैस के मिक्सर का यूज किया जाता है, आपको याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इज करेक्ट। देखिए अब क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिमूवल ऑफ अ कैटाइन एंड एन एनाइन फ्रॉम अ लेटिस क्रिस्टल लेटिस इज कॉल्ड। मतलब आपको याद रखना है क्रिस्टल लेटिस से 1 कैटाइन और 1 एनाइन रिमूव हो जाता है तब क्रिस्टल में कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये आपको बताना है। मतलब आपको बताना है वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक से एक धनायन और एक ऋणायन का स्थान रिक्त होता है तब उस दोष को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। आपको आंसर याद रखना है, आंसर क्या होगा इसका? शॉर्ट की डिफेक्ट। मतलब क्रिस्टल लेटिस से 1 कैटाइन और 1 एनाइन रिमूव हो जाते हैं तब उसमें जो डिफेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। बट मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में। देखिए ये आपका पूरा एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल से यहाँ से देख रहे हो एक कैटाइन और एक एनाइन यहाँ से टोटली गायब हो गया। एक कैटाइन यहाँ से हटा है और एनाइन यहाँ से हटा है। कैटाइन और एनाइन ये यहाँ से रिमूव हो गए हैं और इस क्रिस्टल में कौन सा डिफेक्ट आपको दिख रहा है? शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट के कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऑल एल्कली मेटल हैलाइड, ऑल एल्कली मेटल हैलाइड में शॉर्ट की डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, लाइक NaCl, KCl, KBr, CHCl एटसेट्रा। इसी तरह एक नोट पॉइंट और आपको मैं बताऊंगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट जो होता है वो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? ओनली वन कैटाइन अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, क्रिस्टल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, एक पोजीशन से दूसरी जगह। और ये जहाँ पहुंच जाता है उस साइड को अपन इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच जाता है, इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच जाता है। जब एक कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच जाता है तब उस डिफेक्ट को क्या कहोगे आप? फ्रैंकल डिफेक्ट कहोगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो याद रखना फ्रैंकल डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, लाइक AgCl, AgBr, AgI, ZNS एंड CF2 एटसेट्रा। इस तरह से आपको याद रखना है दोनों डिफेक्ट के बारे में। जब 1 कैटायन 1 एनाइन रिमूव होते हैं क्रिस्टल लेटिस से तब उस डिफेक्ट को शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। और जब 1 कैटायन ओनली अपनी पोजीशन चेंज करता है क्रिस्टल के अंदर ही और इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच जाता है कैटायन तब उस डिफेक्ट को फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। इन दोनों के एग्जाम्पल आपको याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन नंबर 2 है कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड। आपको याद रखना है जब अपन लिक्विड में लिक्विड को मिक्स करते हैं, लिक्विड और लिक्विड का कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तब उस सॉल्यूशन को अपन इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सन, पायस कहते हैं, पायस। तो इस फिल इन द ब्लैंक का आंसर होगा इमल्सन या पायस। बट आपको एक नोट पॉइंट और याद रखना है, ये भी कई बार पूछा गया है, कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था लिक्विड इन लिक्विड, तब आंसर क्या था? इमल्सन। और अगर आपसे पूछा जाता है सॉलिड इन लिक्विड पूछा जाता है तब आपका आंसर क्या होगा? जेल। ये आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा जेल। क्वेश्चन नंबर 3, मेलेकाइट इज एन और ऑफ मेटल। आपको बताना है मेलेकाइट किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है मेलेकाइट कॉपर धातु का अयस्क होता है। किसका होता है? कॉपर धातु का अयस्क होता है। मेलेकाइट कॉपर धातु का अयस्क होता है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है आपको, मेलेकाइट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद करना है, CaCO3 CuOH का ट्वाइस। कभी कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है राइट द फॉर्मूला ऑफ मेलेकाइट। तो मेलेकाइट का केमिकल फॉर्मूला जो होता है CaCO3 CuOH का ट्वाइस। नंबर 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन NaCl क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल में सोडियम आयन का समन्वय संख्या कितनी होती है? आंसर होगा आपका 6। यहाँ पर आपको याद रखना है यदि आपसे NaCl क्रिस्टल में सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है तब आंसर होता है आपका 6। और यदि आपसे क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है तब भी आपका आंसर क्या होगा? 6। इसी तरह यदि आपसे सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है, सीजियम आयन का और क्लोराइड आयन का, तो इन दोनों के आंसर क्या होंगे? 8 हो जाते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो सीजियम क्लोराइड में 8:8 रेशियो पाया जाता है और सोडियम क्लोराइड में 6:6 रेशियो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है
EDTA इज लिगेंड। EDTA किस टाइप का लिगेंड है आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। देखिए EDTA में यहाँ पर जो लिगेंड होता है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, इसको हिंदी में षटदंतुर कहते हैं। मतलब EDTA एक षटदंतुर लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? षटदंतुर लिगेंड होता है। EDTA एक षटदंतुर हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है एथिलीन डायमीन। एथिलीन डायमीन किस तरह का लिगेंड होता है? एथिलीन डायमीन, तो एथिलीन डायमीन जो लिगेंड होता है वो आपको याद रखना है वाइडेंटेट होता है। वाइडेंटेट द्विदंतुर लिगेंड होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, एथिलीन डायमीन वाइडेंटेट होता है और EDTA एक हेक्साडेंटेट होता है, षटदंतुर। यहाँ पर तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, आंसर इन वन वर्ड। आपको ओनली वन वर्ड में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल इज SiC। सिलिकॉन कार्बाइड दिया हुआ है, सिलिकॉन कार्बाइड SiC किस प्रकार का क्रिस्टल होता है? SiC। तो आपको इसका आंसर निकालने के लिए ये पूरी टेबल याद करनी है, ध्यान रखना। इस टेबल में से और भी काफ़ी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कोवैलेंट क्रिस्टल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल क्या होते हैं और मॉलिकुलर क्रिस्टल के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो मैंने आपको 4 कैटेगरीज के यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिए। आयनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल, मॉलिकुलर क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल याद करोगे, कोवैलेंट क्रिस्टल के एग्जाम्पल याद करोगे, मेटेलिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल याद करोगे और मॉलिकुलर क्रिस्टल के एग्जाम्पल। इस तरह से आपको याद रखना है। SiC यहाँ पर जो पूछा गया है, तो SiC जो होता है वो कोवैलेंट क्रिस्टल टाइप का होता है। SiC एक कोवैलेंट टाइप का क्रिस्टल होता है, तो इसका आंसर होगा कोवैलेंट क्रिस्टल, मतलब सहसंयोजक। इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक टाइप का क्रिस्टल है, सहसंयोजक होता है, कोवैलेंट क्रिस्टल होता है। तो आंसर आप याद रखोगे कोवैलेंट टाइप, सहसंयोजक। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज कोलोइडल पार्टिकल्स शो टिंडल इफेक्ट। मतलब टिंडल इफेक्ट जो होता है, कोलोइडी कण एक टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, क्यों दर्शाते हैं, इसका रीजन क्या है, क्यों शो करते हैं? तो इसका रीजन होता है, याद रखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। कोलाइडी कण टिंडल प्रभाव क्यों दर्शाते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। या व्हाई डज कोलोइडल पार्टिकल्स शो टिंडल इफेक्ट, तो आंसर होगा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लूनार कॉस्टिक। लूनार कॉस्टिक आपसे पूछा जाता है, लूनार कॉस्टिक क्या है? तो आपको याद रखना है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कॉस्टिक कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं? लूनार कास्टिक कहते हैं। इसी तरह से अगर आपसे फिलोसफर वूल पूछा जाता है, तो फिलोसफर वूल को आप याद रखोगे जिंक ऑक्साइड, ZNO। जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? फिलोसफर वूल कहते हैं, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का आपको याद रखना, फिलोसफर वूल कहते हैं, और सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक कहते हैं। लूनार कास्टिक क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 का आपसे केमिकल नेम पूछा गया है, तो आपको याद रखना है विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होता है थायमीन होता है, थायमीन। बट यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए मैंने एक टेबल दी हुई है। विटामिन A का केमिकल नेम रेटिनॉल, इसका डिजीज होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B केमिकल नेम थायमीन, डिजीज वेरी। विटामिन C केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, डिजीज स्कर्वी। विटामिन D केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल और डिजीज रिकेट्स। विटामिन A केमिकल नेम टोकोफेरल और डिजीज स्टेरिलिटी। विटामिन K केमिकल नेम फाइलोक्विनोन और इसकी जो डिजीज है हेमरेज। तो इस तरह से आपको ये एक बार याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है सभी आपके लिए। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन आता है। अभी यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होता है वो क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अमीनो एसिड इज अ मोनोमर ऑफ। अमीनो एसिड की एकलक इकाई बताना है, मतलब अमीनो अम्ल किसकी एकलक इकाई होती है, यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है। अमीनो अम्ल जो होती हैं वो एकलक इकाई होती है, मोनोमर यूनिट होती हैं। किसकी मोनोमर यूनिट होती हैं? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर जो अमीनो अम्ल होती हैं ये प्रोटीन की एकलक इकाई होती हैं, प्रोटीन की। इसका आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन की एकलक इकाई होती हैं, प्रोटीन की एकलक इकाई होती हैं, मोनोमर यूनिट होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अमीनो एसिड इज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। बट इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर स्टार्च
और ग्लूकोज की जो मोनोमर यूनिट का स्टार्च और सेलुलोज की मोनोमर यूनिट क्या होती है, तो स्टार्च और सेलुलोज की मोनोमर यूनिट ग्लूकोज होती है। जैसे प्रोटीन की मोनोमर यूनिट होती है अमीनो एसिड, उसी तरह से स्टार्च और सेलुलोज की मोनोमर यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज होती है। तो यहाँ पर याद रखना स्टार्च और सेलुलोज की एकलक इकाई जो होती है वो ग्लूकोज होती है। लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड, तो आपको याद रखना है इन चारों में से आपको देखना है, पांचों में से यहाँ पर देखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड से क्या मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आपको देखो, मैंने फर्स्ट चैप्टर में जब आपको पूरा पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें फ्रैंकल एंड शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं। अकेला एक क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी एंड फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकल एंड शॉर्टकी। नोबल गैसेस, अक्री गैस, नोबल गैसेस 18 ग्रुप एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस, अक्री गैस कहते हैं। 18वें समूह के जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेफ्लॉन का अदर नेम होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऐसे ही हिंसवर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला ये C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, ये हिंसवर्ग अभिकर्मक, हिंसवर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला है, हिंसवर्ग रिएजेंट का, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह नायलॉन 6 का अगर आपसे पूछा जाता है तो नायलॉन 6 की जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन, ये आपको याद रखना है, हेक्सामिथिलीन डायमीन। तो इस तरह से आपका ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको ये सेट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और जो अभी इस चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाले इसी तरह से प्रैक्टिस सेट मिलते रहें और उनसे आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू।